हाँ जी, हाँ जी बच्चा पार्टी, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। कम ऑन क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूं, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, चेक कर लीजिएगा सभी जने। वो तो कुछ शाह कह रहा है गुड नाइट सर। ठीक है भाई, गुड नाइट भाई, जाके सो जाना, हाँ खाना खा के जाना। ओके क्रिश हिबारे गुड इवनिंग, सीक्रेट सुपरस्टार गुड इवनिंग। तो यार कल ना कहानी ये हो गई थी कि अभी ये सब जो गुड़गांव से आने के बाद ये सब हम सब लोगों को खांसी वगैरह सब हुई ना, तो उसके बाद में मैं एक डॉक्टर के पास गया था। वो डॉक्टर ने मुझे खांसी की तो मेडिसिन दी, लेकिन खांसी की मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने दी मुझे मल्टी विटामिन की टैबलेट। ठीक है, अब कल मैं सुबह मेडिसिन लेना भूल गया, बिकॉज पूरे दिन क्लासेस में था, ये सारी चीजें थी। तो मैंने शाम को 5:45 बजे मेडिसिन ली। मुझे याद आया एकदम से, अरे यार मैंने मेडिसिन नहीं ली है। तो मैंने कल शाम को 5:45 बजे मेडिसिन लिया। आपका सेशन था 6 बजे। मेरा पूरा स्टूडियो ना मैं सेटअप करके रख देता हूँ ऑलमोस्ट 5:30 से 5:45 के बीच में, एंड माई स्टूडियो वॉज रेडी। एसी चालू कर दिया, स्मार्ट बोर्ड चालू कर दिया, पीपीटी ओपन कर दी, सामने 2 स्क्रीन है मेरी वो चालू कर दी, स्ट्रीमिंग की डाल के रख दी, सब कुछ कर दिया। 5:45 बजे मेडिसिन ली, एंड आई एम टेलिंग यू विद इन 2 मिनट्स आई स्टार्टेड फीलिंग वॉमिटिंग सेंसेशंस। आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको वॉमिटिंग होती ही नहीं है, ट्रस्ट मी। मतलब पूरे साल भर में समझ लो शायद 2 या 3 बार कभी होती होगी, गलती से वो भी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं ना बड़े वॉमिटिंग फ्रीक होते हैं, उनको मतलब कुछ भी करो वॉमिटिंग हो जाती है, मेरा ऐसा नहीं है। और भाई साहब उसके बाद तो जो मुझे मतलब अजीब सा फील हो रहा था, आई कांट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। सो आई वाज नॉट इवन एबल टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो। तो फिर मुझे कल उस चक्कर में कैंसिल करना पड़ा। आज 6:15 बजे इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि 5 बजे मैंने इंटरमीडिएट वालों की एक्स्ट्रा क्लास रखी, क्योंकि परसों मुझे जाना है भोपाल, तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी थी उस चक्कर में। तो अब मैंने कहा कि मेरे बच्चों को तो मैं मिस करूंगा और मेरे बच्चे मुझे मिस करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि चलो मिलते हैं, और अभी आप लोगों से मैं मिल रहा हूं। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है CA अंशुल अग्रवाल। ठीक है, सागर तिवारी को सब जने बाय बाय बोल दो एक बार। अरे सर पढ़ो जल्दी, हाँ पढ़ लिया है ना। चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज रिवीजन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा गियर शिफ्ट करेंगे। एक बार मैं आपको क्विकली बता दूं, मेरे बारे में तो कुछ खास है नहीं जानने के लिए, वैसे आप जब मुझे मेरे काम से जानोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बस ये 3 मंत्र याद रखना, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। नाउ लुक एट माई टाइम टेबल, मंडे टू फ्राइडे यही यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे। आज मुझे पता है 8:15 बजे आ रहा हूं, बट रोज शाम को 6 बजे। ठीक है, टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड इन दिस बैच और डिटेल तरीके से कवर किए हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। वीडियो को लाइक करो। 35 लोग देख रहे हैं, 9 लोगों ने लाइक किया, ऐसे मत करो। और अड्डा 24/7 पे मेरी नई बैच चालू होने वाली है। अगर आप में से कोई भी सितंबर 25 का स्टूडेंट है या जनवरी 26 का, तो मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा 1 अप्रैल 26 की हमारी बैच, 1 अप्रैल 25 को बैच चालू हो रही है, वो बैच आप ज्वाइन करें। संडे को 30 मार्च को मैं सेमिनार ले रहा हूं, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट सेमिनार। इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी की एक स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी बनी है। QR कोड स्कैन करो और आप खुद देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, चलो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी लिखना है बाद में लिख लेना, नहीं तो नोट्स मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जब तक जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। हाँ, आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। 37 लोग देख रहे हैं और 14 लोगों ने लाइक किया, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा। फटक से लाइक करो तब तो मजा है, नहीं तो मजा नहीं है भाई, है ना। चलो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं लास्ट। सभी जने अपना इंट्रोडक्शन दे दो। बहुत सारे नए बच्चे हैं, सिंपल है, अपना नाम और शहर का नाम लिख दो लाइव चैट में, बस। एनपीओ कितने दिन में खत्म करेंगे, संजना का क्वेश्चन है। संजना, टारगेट रख रहा हूं 5 लेक्चर्स में एनपीओ को रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगा, 5 लेक्चर्स में। राइट डाउन योर नेम एंड योर सिटी नेम, नेम कॉमा सिटी नेम। इंट्रोडक्शन करते हैं ना, ये देखो अधूरा समझ रहे यार। हाँ, रितिका, आयुष, सुमित कुमार, शहर का नाम नहीं लिखा है। अर्चिता अर्थ से है, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ बता दिया। कुछ शाह सूरत से है। वासु अभी पटना से है। कुणाल कामले परभणी से है, क्या बात है, मेरा दोस्त है परभणी से। दिनेश, आयुष मधुबनी से है। अशोक जोधपुर से है, क्या बात है।
सुमित लुधियाना से है, नमस्वी शिरपुर महाराष्ट्र, रितिका दिल्ली से है, श्रेया रांची से है, हर्षित शर्मा गुवाहाटी से है, मुंबई से है सागर, रविराज है बिहार से, कृष हिबारी कर्नाटका से, स्नेहा बिहार से है, तनिष्का सांगली से है, स्नेहा आंध्र प्रदेश से है, श्रेया सिंह मुजफ्फरपुर से है, श्रेया हैदराबाद से है, संजना पटना से है, अब्दुल कश्मीर से है, पार्टनरशिप कहां से है क्या मालूम, विवेक तोमर क्या कर रहा है भाई, आदित्य ऋषिकेश से है, हर्ष गुजरात से, ऋषिकेश, अरे स्वाति मैम आ रही है ऋषिकेश, टिकट भी बनी आज स्वाति मैम की, भोपाल से है अर्चिता, ओ वाह पता ही नहीं था मुझे, सोनू गोरखपुर से है, प्रतीक्षा सांगली से है, रविराज झाझा से है, नेपाल से है अभिषेक यादव, नीरज कुमार पटना से है, दिल्ली से है जतिन कुमार, किशन कामत है नागालैंड से, ओहो, विवेक तोमर है ग्वालियर से, प्रियंका गुप्ता है मुजफ्फरपुर से, क्या बात है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंशुल अग्रवाल, इस समय इंदौर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, मैं बिलोंग करता हूं अमरावती महाराष्ट्र और जोधपुर राजस्थान से, और परसों मैं जा रहा हूं भोपाल, कोई भी अगर है भोपाल में तो मिलने आ सकता है। चलो शुरुआत करते हैं, 5 लेक्चर्स का टारगेट रखते हैं एनपीओ खत्म करने का, आज एक कंसेप्ट मैं खत्म कर दूंगा, सभी जने फोकस करेंगे। चलो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे, और ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक जिसे हम कहते हैं कमर्शियल या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हम जिसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जनरली दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट पार्टीज बट इट कैन ऑल्सो बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, bears the risk and rewards, they are vulnerable का मतलब होता है they are exposed to many socio-economic factors like banking, fiscal policies, market competition etc. मतलब जैसे ही किसी भी प्रकार की पॉलिसी में चेंजेस होता है तो इन लोगों के बिजनेस में चेंजेस होते हैं, दे मे हैव टू इवन सफर लॉसेस, और उसमें कोई सरकारी बैकिंग नहीं होती। बैकिंग का मतलब किसी भी तरीके का सरकारी समर्थन, सपोर्ट नहीं होता है। Social या not for profit organizations. Now the objective is accomplishment of organizational goal. मतलब ये जो not for profit organization, ये जो social organizations होती है बेटा जी, ये किसी एक उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से बनाई जाती है, और ये उद्देश्य ऑब्जेक्टिव पूरा करना ही ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। दे कैन बी ओन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अब ये चीज समझना, बहुत बार बच्चा ना कंफ्यूज होता है एनजीओ और एनपीओ में। एनपीओ का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 2 अलग अलग चीजें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है और ये प्राइवेट भी हो सकती है। दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन, एक्सटर्नली डिपेंडेंट ऑन मनी, क्योंकि यार इनके खुद के कुछ मे नॉट बी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, हेंस दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन, एक्सटर्नली डिपेंडेंट ऑन मनी, लाइक डोनेशंस होता है, एंट्रेंस फीस होती है, मेंबरशिप फीस होती है, इस पे डिपेंडेंट होता है। दे देमसेल्फ बियर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जनरली ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है इट इज द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जनरली ये लोग ब्रेक इवन करते हैं या कभी कभी मार्जिनली प्रॉफिट में आते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इनको सरकार की बैकिंग होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओह माय गॉड, यहां पर है हमारे सल्लू भैया के बीइंग ह्यूमन। हाँ जी, बीइंग ह्यूमन क्या है? अब देखो आप कहोगे सर बीइंग ह्यूमन तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। द आंसर इज नो। बीइंग ह्यूमन डेफिनेटली कमर्शियली डील करता है, बीइंग ह्यूमन डेफिनेटली चीजें बनाते हैं, बेचते हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन का जो प्रॉफिट जनरेट होता है उनकी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जहां पर वो कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज करवाते हैं। तो बीइंग ह्यूमन इज एन एग्जांपल। सेकंड, ओ माय गॉड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। भाई साहब आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जिसकी चलती है ना, वो है अपना हिंदुस्तान का बीसीसीआई। भाई साहब ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इट इज द रिचेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इतना पैसा है ना भाई, इसके पास सोच नहीं सकते, दिमाग काम नहीं करता है। फिर आए नेक्स्ट एग्जांपल, चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई। देखा होगा आपने, स्पेशली आईटीसी के रजिस्टर्स पे ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। अब अगर आप इन तीनों की बात करेंगे ना, ये तीनों का अपना एक उद्देश्य है।
जैसे मैंने यहां पे कहा कि कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज करवाना है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ऐसे ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो बाकी स्पोर्ट्स के लिए, चाइल्ड राइट्स एंड यू, बच्चों के लिए यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनिसेफ, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था क्या करती है, अक्रॉस द वर्ल्ड जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन का काम करती है। अब मैं आपको एक ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला, अब मैं आपको एक ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। एक ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज के पास नहीं होता है। जानना चाहोगे, देखना चाहोगे? द वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, यायेषु सप्तेषु जागृति। I adore my profession, I respect my passion, I salute my institute and I am proud to be a chartered accountant। मां कसम, यही तो है कमाल। The Institute of Chartered Accountants of India is a not for profit organization। ये बात, अच्छा कमाल की बात आपको मैं बताऊं? नहीं, थोड़ी सी तो देख ही लो, थोड़ी सी बात बताता हूं। ये देखो, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कमाल की बात। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज ऑल्सो एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, देखो धंधे करने से नहीं होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, इट्स अबाउट दी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, वो डिफाइन करता है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नहीं हो। एक मिनट रुक जाओ, ओ मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूं क्या? यस, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अब मैं यहां पर आता हूं और यहां लिखता हूं ICAI एनुअल रिपोर्ट। ये देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ जी, सीए का इंस्टीट्यूट, अरे भैया उसी को तो ICAI कहते हैं, ऐसे क्या कर रहे हो सुमित कुमार जी, है ना? हाँ जी, 74th एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 75th भी आ गई है, बहुत बढ़िया। 75th एनुअल रिपोर्ट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट है और इसको हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं। भारत का राजपत्र, CS इंस्टीट्यूट भी है बेटा, बिल्कुल CS इंस्टीट्यूट भी है, और मैं इसको डायरेक्टली सर्च नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ऊपर है हिंदी, नीचे है इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश वाले सेगमेंट में लेकर आता हूँ। कुछ बस 1-2 फिगर्स आपको दिखानी है। आपकी आंखों पे आपको भरोसा नहीं होगा और सीना आपका गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ICAI का पहली बार आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बड़े बड़े कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे लल्ला, बट यहां पर आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। मां कसम, सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट देखिए, ये बैलेंस शीट है रुपीस इन लैक्स में, चौंकिएगा मत, रुपीस इन लैक्स में है। उसके बाद आप बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट का अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, रेस्ट्रिक्टेड फंड्स, मतलब कुल मिलाकर कहूं तो मैं ICAI के रिजर्व्स कि ICAI का फंड्स, मतलब ICAI क्या है, इट्स नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये जो एक्टिविटीज करती है, बच्चों से ICAI रजिस्ट्रेशन का पैसा लेती है, बच्चों से एग्जामिनेशन फीस चार्ज करती है, रिवैल्यूएशन का पैसा लेती है, मेंबर से पैसा लेती है, वो सब पैसा लेने के बाद ICAI के फंड्स कितने हैं? 3,28,412 लाख रुपए। क्या 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 क्या, वापस बोलो, 3,28,412 लाख रुपए। मां कसम, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा था, मतलब प्राउड होना चाहिए भैया, हम इस इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं जो इतनी अमीर इंस्टीट्यूट है। तो यार अब देखो, पॉइंट यहां पर ये आता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कुछ लोगों को लगता है स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड,
स्कूल ऐसी भी होती है जहां पे बहुत ज्यादा फीस होती है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी स्कूल मुंबई की, और स्कूल ऐसी भी होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सरकारी स्कूल। अब ये जो सरकारी स्कूल है ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हर स्कूल एनपीओ होगी या नहीं होगी। ठीक उसी तरह हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ रहा है? फीस चार्ज करते हैं, बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये समझने वाली बात है। क्लियर हुआ? तो हर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, NPOs are governed by the state laws. There is no central laws to govern NPO. It is governed by the state laws. In Maharashtra, they are governed by the Maharashtra State Cooperative Societies Act 2013. Gokuldam Society, it's a not-for-profit organization. Atmaram Tukaram Bhide, वो कौन है? आत्माराम तुकाराम भिड़े, he is known as the managing committee member. So not-for-profit organization is largely dependent on the entrance fees, membership fee, donation, etc. The capital of a not-for-profit organization is known as corpus. NPO maintains various type of funds. Some are specific funds, some are general funds. So for better financial management, they are maintaining funds. NPOs generally do not keep their funds idle and invest very conservatively, mostly into bank fixed deposit. अब आजकल वो म्यूचुअल फंड्स में बाकी इन्वेस्ट करने लगे, बट दे जनरली इन्वेस्ट इन सच डिपॉजिट्स विच आर सेफ, क्योंकि पैसा उनका नहीं है। For every fund, separate investment is made and interest on such investment is credited to the respective fund account. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर एक स्कूल की बात की जाए, ठीक है, तो स्कूल के अंदर अलग अलग फंड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड बनता है, जैसे कि प्राइज फंड बनता है। अब स्पोर्ट्स फंड का क्या यूज हो गया? स्पोर्ट फंड्स मतलब सिंपल सी चीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटिंग जो भी खर्चा लगेगा वो स्पोर्ट फंड से लेंगे। प्राइज फंड से क्या करेंगे? जो भी प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसका पैसा वहां से लेंगे। एक होता है स्कूल बिल्डिंग फंड, तो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी जो मरम्मत होगी, मेंटेनेंस होगी, उसका पैसा वहां से आएगा। एक होता है जनरल फंड, स्टाफ की सैलरी है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, वो सब वहां से जाएगा, है ना। तो स्कूल अलग अलग टाइप के फंड्स बनाती, कोई भी एनपीओ बनाता है। एनपीओ इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ मेंबर्स known as managing committee members, generally comprises of the chairman, secretary, treasurer, etc. The managing committee members are paid salary for their services to NPO, which is termed as honorarium. अब हम मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को जो सैलरी पे करते हैं ना, उसको कहते हैं ऑनोरेरियम, उसको सैलरी नहीं कहते हैं। अब यहां पर भी एक डिफरेंसेस इन ओपिनियन है। सपोज कीजिएगा महाराष्ट्र के सतारा में एक सरकारी अस्पताल है, ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र के सतारा में एक सरकारी अस्पताल है, वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं, उन डॉक्टर्स को सैलरी दी जाती है, वो ऑनोरेरियम नहीं कहलाएगी, वो तो सैलरी ही कहलाएगी। लेकिन वो सरकारी अस्पताल के जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, जो ट्रस्टीज हैं, जिनके जो पूरे अस्पताल को मैनेज करते हैं, उनको जो सैलरी पे की जाती है उसको कहते हैं ऑनोरेरियम। करेक्ट? तो ब्रीफली अभी रिवीजन के लिए इतना ही पता होना जरूरी है। ये चीज मैं चाहता हूं सभी जने मेरे साथ में लिखें। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन दिस हेडिंग, एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? इसको लिख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखेंगे आप लोग। हाँ जी, कम ऑन। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? इट कैन बी इनकम, इट कैन बी एक्सपेंसेस। चाहे वो इनकम हो या वो एक्सपेंसेस हो, वो हमें कब रिकॉर्ड करना है? एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जैसे ही वो ड्यू होता है। ड्यू का मतलब क्या है? पैसा लेने वाले को राइट टू रिसीव होना चाहिए और पैसा देने वाले को ऑब्लिगेशन टू पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? द वन हु सपोज टू रिसीव द मनी, ही शुड हैव राइट टू रिसीव, अधिकार होना चाहिए, और पैसा देने वाले का ऑब्लिगेशन टू पे होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर हुआ यह है कि आपका एक एम्प्लॉय है, आप हो एम्प्लॉयर, आपका एक एम्प्लॉय है, फाइनेंशियल ईयर है 12 महीनों का। अब आपके एम्प्लॉय ने आपके यहां पर 12 महीने काम किया है, लेकिन आपने सैलरी उसको 11 महीने की दी है। तो सवाल यहां पर यह है कि सैलरी कितने महीने की ड्यू हुई है? फॉर हिम एज एन इनकम, फॉर यू एज एन एक्सपेंस। थिंक एंड गिव मी आंसर। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपका एक एम्प्लॉय है जो आपके यहां पर 12 मंथ्स इन अ ईयर जॉब करता है, आपने उसको अभी तक 11 मंथ्स की सैलरी पे की है। मेरा सिंपल सवाल यह है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू? आई मीन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सैलरी इज ड्यू फॉर हिम एज एन इनकम एंड फॉर यू एज एन एक्सपेंस? द करेक्ट आंसर इज 12 months. Why 12 months, sir? Because he has right to receive salary of 12 months. Because he has given you services for 12 months. And you have an obligation to pay him for 12 months. तो 12 महीने का आपका सैलरी ड्यू होता है। Transaction should be recorded as and when it becomes due, not necessarily received in cash or not necessarily received in advance. आपके यहां पर उसने 12 महीने काम किया है, अपनी सर्विसेज दी है, खून पसीना बहाया है 12 महीनों तक, तो आपको उसको 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। आपने पे की है 11 महीनों की, मतलब 1 महीने की सैलरी देना बाकी है, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे इसका। वही आपका एम्प्लॉय है, उसने 12 मंथ्स आपके यहां जॉब की है, आपने उसको 13 मंथ्स की सैलरी दे रखी है। उसने कहा था किसी महीने पैसों की जरूरत है, तो आपने 1 महीने की सैलरी दे दी एक्स्ट्रा। तो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पे की है सैलरी 13 महीनों की। मेरा सवाल आपसे यह है, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? द एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर 12 मंथ्स, but you have paid salary for 13 months. Does that mean your salary expense will be for 13 months? The answer is big no, no. Your salary expense will be for 12 months. Why for 12 months? Because due is for 12 months. Right to receive 12 months का है, obligation to pay 12 months का है। पर सर मैंने 1 महीने का एक्स्ट्रा दे रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट नेसेसरी। अगर आपने 1 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, वेरी गुड हर्षित शर्मा, उसको हम कहेंगे प्रीपेड सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वासु अभी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। समझ में आया? तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कंसेप्ट यहीं से आता है। समझ में आ रहा है? ये सिंपल सी चीज समझना। तो ट्रांजैक्शन चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, वो कब रिकॉर्ड करते हैं? एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ये शब्द पे जोर डालना, ड्यू। ड्यू का मतलब है पैसा लेने वाले को राइट टू रिसीव होना चाहिए, पैसा देने वाले को ऑब्लिगेशन टू पे होना चाहिए। चलिए यहां से ना एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला 3 चैप्टर्स में काम आएगा। ये जो कंसेप्ट मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये 3 चैप्टर में काम आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम, 3 टॉपिक्स में काम आएगा। अच्छे से समझना, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक सेकेंड, एक्सपेंसेस पेड माइनस आउटस्टैंडिंग एट beginning of the year plus outstanding at
एंड ऑफ द ईयर प्लस प्रीपेड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस प्रीपेड एट एंड ऑफ द ईयर। और ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद में, विशाल गुड इवनिंग विशाल, ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद हमें मिलता है एक्सपेंसेस ड्यू। क्या मिलता है? एक्सपेंसेस ड्यू। इवन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन एक टच मैं आपको दे सकता हूं यहां पर। एक्सपेंसेस पेड जो हमने पे किया है बेटा जी, वो दिखता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। एक्सपेंसेस ड्यू जो है वो दिखता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबको मैं बता रहा हूं, रिविजनरी सीरीज चल रही है ये। एक्सपेंसेस ड्यू जो है वो कहां पर दिखता है? पटवा जी गुड इवनिंग। ओहो, बहुत दिनों बाद देखे हैं पटवा जी, क्या बात है, बहुत मिस कर रहा था मैं मन ही मन में आपको। एक्सपेंसेस ड्यू जो है वो कहां पर दिखते हैं बेटा जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां पर अपीयर होता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अपीयर होता है बेटा जी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि प्रीपेड हमारी क्या होती है? एसेट होती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला आपके लिए ये चैप्टर को आसान बना देगा, है ना। हाय आर्ची, हाय अंजलि। सो एक्सपेंसेस पेड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जितना आपने पे किया है उसमें से अगर पहले का कुछ देना बाकी है तो पहले वो एडजस्ट होगा, वो माइनस होगा। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी भी क्या इस साल का कुछ देना बाकी है, वो हम ऐड करेंगे। क्या इस साल का हमने पिछले साल कुछ पे किया है? अगर हां तो प्रीपेड को हम क्या करेंगे? प्रीपेड को हम करेंगे यहां पर ऐड। और अगर हमने अगले साल का इस साल में पे किया है तो प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर को हम करेंगे लेस। इसी से एक और फॉर्मूला मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा, एक दो लाइंस छोड़िए फिर लिखिएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बहुत सारे बच्चों के गले की हड्डी होती है। विशाल बिल्कुल चिंता मत करो, बस फोकस करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। अगर लेक्चर शुरुआत से नहीं देखा बेटा, शुरुआत से देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर पिछले साल का कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा लेना बाकी है तो हम उसको माइनस करेंगे। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड बेटा। फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर साल के एंड पे अभी भी कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी है तो हम उसको करेंगे ऐड। वेरी गुड अर्चिता। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे ऐड रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है तो मैं क्या करूंगा? उसको ऐड करूंगा। मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन मैंने पिछले साल रिसीव किया तो इट वाज रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। और माइनस करूंगा मैं क्या? अगर मैं करंट ईयर में अगले साल का सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सब्सक्रिप्शन ड्यू की फिगर मिलेगी। अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहां आता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन ड्यू का आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब मुझे लेना है, अगर सब्सक्रिप्शन मुझे लेना है तो वो मेरी क्या है? एसेट है, रिसीवेबल है। और अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, बेटा जी ध्यान रखना, किसी भी तरीके की इनकम अगर एडवांस में होती है ना तो वो लायबिलिटी होती है। किसी भी तरीके की इनकम, एनी टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूलाज अगर आपने ढंग से समझ लिए, लेट मी टेल यू, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चेक करो सब लोगों ने लिखे हैं कि आपने पास ये फॉर्मूला? चेक करो
विशाल आपने कहा था समझ में नहीं आ रहा है, समझने में ध्यान दोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड राखी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच रवि, यू आर सो स्वीट मैन। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटफट। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। मुझे सबकी स्पीड चाहिए, मतलब ये कंसेप्ट मेरे को आज खत्म करना है, कल से मेरे को फुल फ्लेजेड क्वेश्चन चालू करने का मैं अभी बता रहा हूं। 5 लेक्चर्स का मैंने टारगेट सेट किया है। कल फ्राइडे है, हाँ कल फ्राइडे है ना, हाँ कल फ्राइडे है। कोशिश करूंगा सैटरडे को एक और लेक्चर ले लूं। मैं वैसे सैटरडे को भोपाल में हूं, पर आपके लिए रिकॉर्ड करके जाऊंगा, ये मेरी कोशिश है। लेकिन अभी भी कह रहा हूं कोऑपरेट करो भाई, फाड़ के आएंगे इस बार, हम दोनों साथ में मिलके फाड़ेंगे, है ना, चिंता मत करो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है ना। बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 42,000। इसी के आगे लिखते चलेंगे आंसर, है ना बेटा जी। ठीक है, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021। अब 2022 कौन सा साल है? करंट ईयर है। करंट ईयर में मुझे 42,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है। ये 42,000 के सब्सक्रिप्शन में 1600 रुपए 2021 का है। अब 2022 अगर करंट ईयर है तो बेटा जी 21 क्या होगा? प्रीवियस ईयर है। तो 1600 रुपए पिछले साल का है, मतलब पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी रहा होगा। रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस करेंगे 1600, चेक करिएगा। ओके, एंड 600 फॉर 2023। अगर 2022 करंट ईयर है, 2022 अगर करंट ईयर है तो 2023 क्या होगा बेटा जी? नेक्स्ट ईयर होगा। अगले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे अभी मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 600 रुपए। तो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 600 रुपए माइनस करना पड़ेगा, है ना। मतलब जो 42,000 रुपए मिला है, जो 42,000 रुपीज मिला है, वो पूरा अभी का नहीं है मुन्ना। उसमें से 1600 रुपए पिछले साल का है, 600 रुपया अगले साल का है। ठीक है, हो गया क्या क्वेश्चन? ऑल्सो 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 22। अभी भी करंट ईयर का 2022 बोले तो क्या करंट ईयर का 3,000 रुपया मिलना बाकी है। एनपीओ के क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा रखने का, एनपीओ के क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है। 2022 का अभी भी 3,000 रुपया मिलना बाकी है, मतलब रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 रुपए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। टेक ऑन योर कैलकुलेटर्स। 42,000 माइनस 1600 और 600 2200 प्लस 3,000, चेक करिए। इज इट कमिंग? 42,800। चेक ऑल ऑफ यू। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कितना दिखेगा? 42,800 दिखेगा। चेक करिएगा। वेरी गुड विशाल, क्रिश, राखी, श्रेया, रवि, अशोक, तनिष्का, आदि, अंजलि, हर्षित, आरजी राठौड़, फैक्ट वर्ल्ड 2M, नमस्वी पटेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज रात को मस्का चैन की नींद सोएंगे कि भैया सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट स्वाहा। चलो यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 खत्म। अरे ऐसे ही जुड़ाएंगे, ऐसे ऐसे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहां पर रेफरेंस दे दो क्या मुन्ना? ऊपर इल्लू नंबर 2, हाँ जी, इल्लू नंबर 3 है सैलरी एक्सपेंसेस के ऊपर। ये सैलरी एक्सपेंसेस के ऊपर है, मतलब इधर को आएगा इल्लू नंबर 3। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 22 बोले तो करंट ईयर वर 23,000। करंट ईयर में आपने सैलरी पे कितना किया है? 23,000 रुपीज का। यहां पर लिखते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, तो क्या है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरीज अनपेड, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड बोले तो प्रीपेड, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग। सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 21 बोले तो प्रीवियस ईयर, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1400 है, और आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22 करंट ईयर के एंड पे 1,800। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1400, एंड ऑफ द ईयर 1,800। एक सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1400, एंड ऑफ द ईयर 1,800। शाबाश। प्रीपेड ऑन 31 मार्च 21 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
और फिर प्रीपेड एज ऑन 31 मार्च 22 करंट ईयर, प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग में 400, क्लोजिंग में 600। ओपनिंग में 400 ऐड करना है, क्लोजिंग में 600 लेस करना है। दैट्स ऑल, खल्लास, खत्म, लेने का मस्का, पचका पुंगी पोपट। 23,000 माइनस 1400 प्लस 2200 माइनस 600, इज इट कमिंग 23,200? चेक ऑल ऑफ 23,200। बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, मजा आ रहा है। देखा, फॉर्मूला बनाने से चीजें आसान हो गई है, ये कॉलमनर फॉर्मेट में करने में चीजें एकदम ऐसी आसान हो गई है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 खत्म। 7 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। अब समझना, अब समझना, क्लब के 350 मेंबर है, हर एक मेंबर की फीस है 1050। मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू की फिगर आपको दी है 350 इंटू 1050, इट इज कमिंग टू 3,67,500। चेक ऑल ऑफ यू, 3,67,500 है ना। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स, क्लब के 350 मेंबर्स है, हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है 1050 का। तो अब हमारा वो जो फॉर्मूला है, मैं यहां पर सिर्फ फिगर्स लिखता हूं। लास्ट वाली फिगर हमें मिल गई है सब्सक्रिप्शन ड्यू की, दैट इज 3,67,500। आई होप ये क्लियर है सबको। द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 4,10,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। पहली फिगर, सबसे ऊपर की फिगर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दिया है? 4,10,000। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम है ना। फॉर्मूला से बहुत इजी हो गया है ना। थैंक यू सो मच यार क्रिश, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। बहुत बड़ा दिल लगता है किसी को अप्रिशिएट करने में और वीडियो को लाइक करने में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21। करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 22। 31 मार्च 21 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 45,000। वो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 45,000 माइनस कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 22 एंड 21। एक सेकेंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 30,000, वो हम करेंगे ऐड, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 62,000, वो हम करेंगे लेस। हमें फिगर कौन सी निकालनी है? हमें यहां पर ये वाली फिगर निकालनी है, हाउ मच इज द सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। ये वाली फिगर हमें निकालनी है ना, ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग। मतलब हमें निकालना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आया? क्या करेंगे? रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 3,67,500, नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइंस उल्टे हो जाएंगे। प्लस 62,000 माइनस 30,000 प्लस 45,000 माइनस 4,10,000, इज इट कमिंग टू 34,500। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल, वेरी गुड अथर, वेरी गुड राखी, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड रविराज, वेरी गुड प्रतीक्षा, वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड वासु, वेरी गुड कुश, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड श्रेहा, वेरी गुड नमस्मी, वेरी गुड आयुष। आयुष का आंसर गलत हो गया बेटा, कुछ टाइपिंग एरर दिख रही है। आर्ची बहुत बढ़िया, वासु बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको? फैंटास्टिक है ना, फॉर्मूला से आसान हो गया ना। चलो खत्म, सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट खत्म, दैट्स ऑल, हो गया। लेक्चर का भी टाइम खत्म। वाओ। सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और जाने से पहले बस यही कहूंगा, आओ सुनाता हूं तुम्हें एक कहानी। एक था परिंदा जिसकी बदली जिंदगानी, बीकॉम MBBS की फीस नहीं थी, तो फिर देखा उसने सपना सीए बनने की ठानी। दोस्त लड़कियां घुमाते और मैं करता था पढ़ाई, फाउंडेशन के बुक्स में मेरी
वाट लगाई, रिश्तेदारों ने भी मुझे काफी बातें सुनाई, तुझसे नहीं होगा तू रहने दे भाई। दिन में आर्टिकलशिप, रात में पढ़ाई, ना जाने कितने रात पाले जी पे बिठाई। पेट की भूख नहीं ज्ञान की बढ़ाई, बुरे वक्त ने मुझे सबकी असलियत दिखाई। जब चाहिए थे पैसे तब ये बात समझ आई, कोई काम नहीं आता सब नाम के है भाई। हालत ही खराब पर चेहरे पे स्माइल जोड़ा, फोन को टेप से टूटी मेरी लाइफ। तो बस इसी नोट पर यार आज का मेरा ये सेशन, अमेजिंग सेशन यहां पर वाइंड अप करना चाहूंगा और सभी को ये कहना चाहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 6 बजे इसी YouTube चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर लिखें, बिकॉज किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और मेरे बच्चों के पास बहुत बड़ा दिल है। गुड नाइट, शब्बा खैर।